हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। आज हम एक नया लेक्चर लेंगे, एक शानदार लेक्चर लेंगे, एक अच्छा लेक्चर लेंगे और वो लेक्चर रहेगा आपका आज रैयतवाड़ी व्यवस्था यानी कि भू राजस्व बंदोबस्त के बारे में, जिसमें हम रैयतवाड़ी, स्थायी रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, इन भूमि कर व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इन व्यवस्थाओं के मध्य में अंतर क्या है। ये जो आपका लेक्चर है वो छोटा है, ठीक है। इनमें केवल प्रत्येक बंदोबस्त व्यवस्था को बताना है, इसके गुण और दोष बताने हैं, फिर दूसरी बंदोबस्त व्यवस्था को बताना है और दोनों के बीच में अंतर बताना है, ठीक है। तो हम ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि भू राजस्व व्यवस्था क्या थी, किस व्यवस्था में क्या अंतर था और अंग्रेजों ने इन व्यवस्थाओं को बदल बदल के क्यों देखा, पहले वाली व्यवस्था को समय समय पर ये क्यों बदलते रहते थे, क्या इनका लोभ था, क्या लालच था और कौन सी व्यवस्था सक्सेस रहती है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं और भू राजस्व व्यवस्था को देखते हैं। भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था, ठीक है। तो भू राजस्व व्यवस्था में हम लोग जो है सबसे पहले किसको लेंगे, तो सबसे पहले भू राजस्व व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में अध्ययन करेंगे और इसको जानेंगे कि भू राजस्व व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसी थी, जब से पहले ये भू राजस्व व्यवस्था नहीं थी उससे पहले किस प्रकार की शासन व्यवस्था जो थी वो चलती थी और किस प्रकार कर उगाया जाता था किसानों से। समझ में आई बात? देखिए, तो इसके अंतर्गत हम कौन कौन सी पढ़ने वाले हैं। स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। कौन सा? स्थायी बंदोबस्त। इसके अलावा रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और इसके अलावा महलवाड़ी। कौन सी? महलवाड़ी। अब देखिए, इनके बीच में मैं आप लोगों को अंतर बताऊंगा और इनके गुण और जो दोष थे उनके बारे में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इनके बारे में बताने से पहले हम इनकी पृष्ठभूमि को जान लें कि ये सब कुछ शुरू कहाँ से होता है, कैसे ये व्यवस्था आरंभ होती है। तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया कि 1765 में 1765 में क्या होता है, बंगाल की जो दीवानी थी यानी कि वहाँ से पैसा वसूलने और जमींदारी का जो अधिकार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है, ठीक है। तो 1765 में कर उगाने का मतलब ये नहीं कि जमीन से उगाने का, उसका अर्थ है वसूल करने का, ठीक है। कर उगाने का अधिकार कंपनी को मिल गया, अधिकार कंपनी को मिल गया, ठीक है। कंपनी को मिल गया, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन वो पैसे उगाए कैसे, क्योंकि उसका ये नवीन अनुभव था। तो उसने क्या किया, दो लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी सौंप दी, दो दीवानों के ऊपर ये जिम्मेदारी सौंप दी कि तुम लोगों को कर टैक्स जो है वो वसूल करना है, ठीक है। कंपनी ने पैसा वसूल करने की या कर वसूल करने की जिम्मेदारी दो दीवानों के ऊपर डाल दी का मतलब सौंप दी, दो दीवानों के ऊपर डाल दी या सौंप दी, ठीक है। देखिए, प्रारंभ में कंपनी इतना चाहती थी कि जितनी भी जमीनें हैं
उनसे पैसा उगाकर हमारे पास आ जाए। उस समय कंपनी का कोई ज़्यादा उद्देश्य नहीं था, ज़्यादा लोभ नहीं था, ज़्यादा लालच नहीं था, लेकिन समय के अनुसार चीज़ें बढ़ती जाती हैं। तो 2 दीवानों के ऊपर डाल दिया, लेकिन बाद में कंपनी ये सोचने लगी कि कर में वृद्धि की जा सकती है, कर में वृद्धि की जा सकती है। समझ में आया आप लोगों को ये बात? कंपनी को ऐसा लगने लगा कि यार जो हमने 2 दीवान नियुक्त कर रखे हैं ये पैसा खा रहे हैं बीच में, और उन्हें ऐसा लगने लगा कि जो किसान हैं वो भी पैसा खा रहे हैं। तो उसने लगा कि यार पैसे की मात्रा बढ़ाई जाए, कर जो है उसकी मात्रा बढ़ाई जाए, ताकि ज़्यादा पैसा प्राप्त हो, और ये लोग जो बीच में हमारा पैसा खा रहे हैं इनसे भी क्या हो, वसूली हो। तो कर में वृद्धि की जा सकती है, ये बात इनको शुरू में ऐसा महसूस हुआ। उसके बाद ठीक है, मैं इस प्रारंभिक चरण की बातें बता रहा हूँ, आप लोगों को 1765 की बातें बता रहा हूँ। अब देखिए, कंपनी को ये भी मालूम था कि जो 80% पैसा है, 80%, यानी कि 80% पैसा किससे मिलता है? कर वसूली से मिलता है, कर वसूली से मिलता है। किससे मिलता है 80% पैसा? कर वसूली से मिलता है, टैक्स से मिलता है। तो कंपनी जानती थी कि अगर 20 हम किस पर निर्भर हैं? कर वसूली पर निर्भर हैं, राजस्व पर निर्भर हैं, टैक्स पर निर्भर है, इसलिए कंपनी इसके महत्व को समझती थी। 80% पैसा कर वसूली से मिलता है। अब कंपनी ने क्या किया? इसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू किया। छेड़छाड़ का मतलब क्या होता है? छेड़छाड़ का सीधा सा मतलब ये होता है कि इसके आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करना क्या किया? शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखिए 1759 में यानी कि 4 साल के बाद में 2 निरीक्षकों की नियुक्ति कर दी। 2 निरीक्षकों की नियुक्ति कर दी। ठीक है, 2 निरीक्षक नियुक्त कर दिए गए कि तुम क्या है देख रेख करोगे कि भाई कितना पैसा आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। लेकिन कुछ समय के बाद कंपनी को ऐसा लगता है कि ये भी क्या कर रहे हैं? भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इस बार क्या है? नई व्यवस्था लाई जाती है। क्या लाई जाती है? नई व्यवस्था लाई जाती है। और नई व्यवस्था 1772 में वारेन हेस्टिंग्स। तो इसको रफ करते हैं। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स को थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। चलिए आगे देखते हैं 1772 में क्या होगा। (1772) में कौन? वारेन हेस्टिंग्स 1772। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। तो 1772 में वारेन हेस्टिंग्स जो महोदय हैं वो क्या है? सुधार लाने का प्रयास कर रहे थे। और इन्होंने क्या किया? दीवान जो नियुक्त कर रखे थे पैसा उगाने के लिए, उनका कार्यकाल क्या किया? समाप्त कर दिया। और जो कलेक्टर हैं उनकी उस क्षेत्र में क्या कर दी? नियुक्ति कर दी। तो वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया? जो पैसा उगाने के लिए दीवान नियुक्त कर रखे थे, तो दीवानों का कार्यकाल समाप्त कर दिया। कार्यकाल समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? दीवानों का कार्यकाल समाप्त कर दिया और कलेक्टरों की नियुक्ति कर दी। कलेक्टरों की नियुक्ति कर दी। तो समझ में आ गया? पहले जो कलेक्टर होता था उसका काम क्या था? राजस्व वसूली करना। ठीक है, कलेक्टर का काम क्या था? राजस्व वसूली करना था। ठीक, आगे देखिए
1772 में कलेक्टरों का काम क्या था? राजस्व वसूली करना। अब देखिए इतना सब कुछ कर दिया जाता है, कलेक्टरों को ये जिम्मेदारी सौंप दी जाती है कि उनको राजस्व वसूल करना है। इसके अलावा भू राजस्व गवर्नर जनरल, भू राजस्व है गवर्नर जनरल ने क्या किया? अपने हाथों में ले लिया। भू राजस्व है गवर्नर जनरल ने अपने हाथों में ले लिया। अब क्या हाथों में ले लिया? भू राजस्व है। अब देखिए गवर्नर जनरल ने स्वयं इसकी जिम्मेदारी ले ली कि भू राजस्व किस प्रकार आ रहा है, किस प्रकार लेन देन हो रहा है, कौन सी रियासत से कितना पैसा आ रहा है, कौन सी रियासत का टैक्स पूरा नहीं मिल पा रहा। ठीक है, इतना सब कुछ प्राप्त करने के पश्चात भी उसे फिर भी डाउट रहता है कि पूरा पैसा जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कोष में प्राप्त नहीं हो रहा। अब देखिए शुरू में यह व्यवस्था की गई कि भैया बोली लगेगी। क्या लगेगी? बोली लगाई जाएगी, और जो जमींदार ज़्यादा बोली लगाएगा उसको जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी कि तुम्हें क्या करना है? पैसे उगाने हैं। अब इसके लिए बहुत सारे जो अमीर लोग थे वो शामिल हो गए। उन्होंने क्या किया? पैसे की वसूली कर ली। ठीक है, जिम्मेदारी ले ली। लेकिन बाद में एक और प्लान बनाया जाता है, पंचवर्षीय प्लान। कौन सा? पंचवर्षीय प्लान जो है वो बनाया जाता है। तो नोट डाउन करना। कुछ समय पश्चात 5 वर्षीय प्लान लाया गया। 5 वर्षीय प्लान लाया गया। ठीक है, कौन सा प्लान लाया जाता है? पंचवर्षीय प्लान लाया जाता है। अब जब पंचवर्षीय प्लान लाया जाता है तो इस पंचवर्षीय प्लान का मतलब क्या था? पंचवर्षीय प्लान का सीधा सा मतलब था कि ऐसे लोग जो कि 5 साल तक इसकी, जैसे होता है ना ठेका, आप लोग सब सुनते हो ठेका, तो कोई ठेका ले लेता है, तो सेम यहाँ पर भी बात थी। 5 वर्ष के लिए उसकी पूरी जिम्मेदारी ले ली और वही लोग क्या करेंगे? पैसा वसूल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? पैसा वसूल करेंगे। और ये लोग क्या करते? पैसा वसूल करते, और पैसा वसूल करने के बाद जो पैसा वसूल किया जाता था उसे कंपनी को सौंप देते। और सब कितना पैसा सौंप दे? 9/10। 9/10 मतलब 10 रुपये एक आदमी से लिए तो 9 रुपये ये किसको कर देते? उसको सौंप देते, यानी कि 1 रुपया अपने पास रख लेते अपनी मेहनत का। तो ये इनकी क्या थी? उस समय की व्यवस्था थी, उस समय तक इनका व्यवहार था, उस समय इनकी ये रीति रही। ठीक है, चलिए। लेकिन बाद में क्या किया था? 1774 में, 1774 की बात बता रहा हूं मैं, जो बंगाल था उसको क्या किया? 6 भागों में इन्होंने डिवीजन किया, डिवाइड किया, 6 भागों में बांट दिया, और प्रत्येक विभाजन को अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड करके वहां पे अलग अलग दीवान जो है वो नियुक्त कर दिए जाते हैं पैसों वसूल करने के लिए। और फिर ये भी इनके द्वारा एक प्रैक्टिकल किया जाता है, लेकिन ये भी क्या है? सफल नहीं होता। जब सफल नहीं होता तो इनकी क्या होती है? अंग्रेजों की आलोचना होती है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जो थे वो जमींदारों के ज़्यादा नजीक थे। देखिए एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ यहाँ पे। कंपनी को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। ठीक है, अब इसने जिम्मेदारी दे दी किसको? जमींदार को, कि भैया हमें चाहिए पैसा। अब जमींदार क्या करेगा? वो पैसा अपनी जेब से थोड़ी निकालेगा, वो प्रेशर डालेगा किसानों पे। अब बेचारे किसान को क्या करना है? पैसा देना है। इसके पास क्या है? 1 बीघा जमीन है। ठीक है, इसके पास 1 बीघा जमीन है, तो ये पैसा, इसका प्रेशर इस पे पड़ेगा, ये पैसा का प्रेशर किसान पे डालेगा, और किसान उस जमीन से पैसा देगा। अब कितना पैसा निकल पाता है ये इसकी जिम्मेदारी थी पहले। लेकिन इसमें कौन परेशान हो रहे थे? किसान परेशान हो रहे थे, क्योंकि वो कहाँ से लाएं? इनकी मांगों को वो कहाँ से पूरा करें? एक तो उनको खेत में लागत लगानी, अपनी लागत लगाने के बाद वो लोग बड़ी मुश्किल से फसल बो पाते थे, और उस फसल पर एक अंग्रेज आता और बोलता भाई, एक जमींदार आता बोलता भाई इतने पैसे हमें दो। ठीक है, बेमतलब कोई मतलब नहीं, राजस्व के रूप में लूट होती थी पहले। तो इस प्रकार जो किसान थे वो आर्थिक स्थिति से क्या बनते चले गए?
कमजोर बनते चले गए। ठीक है, चलिए इतना सब कुछ हो जाने के बाद क्या किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, स्थायी बंदोबस्त जो है उसकी समय सीमा 5 वर्ष क्या कर दी गई, निश्चित कर दी गई। 9/10 जो है वो जमा करा लिया गया। अब देखिए होता क्या है, 1977 में इस पंचवर्षीय प्लान को समाप्त कर दिया गया। पंचवर्षीय प्लान को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इससे भी अंग्रेजों को ज़्यादा प्रॉफिट या ज़्यादा लाभ उस समय नहीं हो रहा था। इसीलिए क्या किया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। और ये बात सोची गई कि जो जिम्मेदारी है वो जमींदारों को सौंप दी जाए, वंशानुगत कर दी जाए। जमींदार के बाद उसका बेटा उगाएगा पैसे और अंग्रेजों को सौंपता रहेगा। लेकिन ब्रिटेन में इसकी आलोचना हुई इन बातों की कि आप लोग जमींदारों की अनदेखी कर रहे हो, इसलिए राजस्व कम वसूल हो रहा है। पहले जमींदारी ये काम किया करते थे, तो जमींदारों को इस प्रक्रिया में क्या किया, वापस से शामिल कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, वापस शामिल कर लिया जाता है। अगर देखो, जिस इंसान ने कभी घोड़ा नहीं देखा और उससे कोई कहे यार घोड़े से तेज तो खच्चर दौड़ती है, ठीक है, तो वो इंसान क्या करेगा, उसकी बात जरूर मानेगा और वो खच्चर पे ही भगेगा। तो अंग्रेजों की स्थिति यही थी। भारत की प्रक्रिया से वो क्या थे, परिचित नहीं थे। ठीक है, तो वो सीधे जमींदार उनको जैसा बोलते वही बात उनकी मानते थे। ठीक है, चलिए तो यहाँ नीचे तक दिखाया आप लोगों को, चलिए वो रफ करते हैं। तो 72 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा देखिए 2 ये स्थायी पत्ती लाई गई 1 वर्ष के लिए, और उसके बाद पंचवर्षीय प्लान लाया जाता है, लेकिन वो भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अब देखो आगे क्या होगा, आगे क्या होता है वो देखिए। देखो एक बात देखना आप लोग, किसानों से क्या वसूल किया जाता था, कर वसूल किया जाता था, पहले भी किया जाता था, आज भी किया जाता है। ठीक है, अंग्रेजों के ज़माने में भी किया जाता था और आज भी किया जाता है। अंग्रेज भी वादा करते थे किसानों से, हम ऐसी ऐसी योजना लाएंगे तुम्हें खुश कर देंगे। गवर्नमेंट भी वादा करती है करेंगे, ये चलता रहता है। ठीक है, ये क्या है, चलता रहता है। नेपोलियन के समय पर भी था, आज अंग्रेजों के समय पर भी है, आज भी है और आगे भी रहेगा। ये चीज़ें बदलेंगी नहीं, ये चीज़ें हमेशा रहेंगी, यथार्थ हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें खुश करने के लिए बताई जाती हैं कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अब देखिए, अब हुआ यूँ था, देखो सबसे अच्छे थे दक्षिण के शासक। दक्षिण के शासक जब भी युद्ध करते थे समझौता करते थे, जैसे कृष्णदेव राय ने किया था, उसने समझौता कर लिया युद्ध से पहले। देखो भाई हम दोनों का युद्ध होगा, इसमें क्या है, घोड़े खेतों में नहीं जाएंगे, ग्राउंड से बाहर जिसका भी घोड़ा गया वो फाउल हो जाएगा युद्ध से। ठीक है, उस पर जुर्माना लगेगा, और दूसरा कोई आम जनता को नहीं मारेगा। तो वो शासक समझदार थे। हमारे उत्तर भारत के शासक थे 1 नंबर के नालायक, किसानों के फसलों को खा गए, उनको लूट ली, उनमें आग लगा दी, शहर में आग लगा दी, ये कोई राजा नहीं हुए। ठीक है, तो दक्षिण भारत के राजा इनसे समझदार थे। अब देखिए आगे, अब क्या होता है, ये पंचवर्षीय योजना भी क्या हो गई, फेल हो गई। अब फेल हो गई तो आलोचना होगी, आलोचना होगी कि नहीं होगी, तो इनकी क्या होने लगती है, आलोचना होना शुरू हो जाती है। अब आप लोगों को मालूम है 1784 में क्या हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट, कल ही पढ़ाया है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब पिट्स इंडिया एक्ट में क्या बात बोली गई बताइए। पिट्स इंडिया एक्ट में यह बात बोली जाती है कि जमींदारों के सहयोग से ही क्या किया जाए, किसानों से कर की वसूली की जाए। तो स्वाभाविक था अंग्रेज और जो किसान हैं वो जमींदार हैं, वो क्या करेंगे, अपनी अपनी व्यवस्था को निश्चित कर लेंगे, अपनी अपनी उगाने की जो व्यवस्था है उसको निश्चित कर लेंगे, वो वंशानुगत हो जाएंगे, अंग्रेजों को पैसा मिल रही है। ठीक है, तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें जमींदारों की स्थिति को, जमींदारों की स्थिति को सुदृढ़ करने की बात कही गई, सुदृढ़ करने की बात कही गई। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने कहा कि भाई इस प्रक्रिया में जो 5 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए जो पैसा उगाने की प्रक्रिया होती थी, लगान वसूली की प्रक्रिया होती थी, तो उन जमींदारों को शामिल किया जाता था, और अंग्रेज तो स्वयं थे ही।
इसके अलावा कलेक्टरों की नियुक्ति कर दी, कलेक्टरों को बोल दिया भैया पेमेंट अलग मिलेगा, और जो पैसा तुम उगवाओगे, जो कलेक्टर ज़्यादा पैसा उगवाएगा वो वहाँ से क्या कर सकता है, वसूली कर सकता है। तो मजे हो गए। अगर सरकार पुलिस वालों को ये कह दे पेमेंट हम देंगे, ठीक है, उसके अलावा तुम ट्रकों को रोक रोक के कमाओ, तो पुलिस वालों से अच्छी नौकरी बताओ किसकी होगी, ठीक है। तो यही बात कलेक्टरों को बोल दी गई थी कि भैया तुमको पेमेंट गवर्नमेंट देगी, इसके अलावा जो पैसा है जमींदारों से कर वसूली का, उसमें भी तुम्हारा क्या होगा, डिस्काउंट होगा। तो भ्रष्टाचार तो इन लोगों ने इनको पहले सिखा दिया, अब ये लोग मानने वाले हैं, नहीं मानने वाले। तो कर वसूली में से भी क्या मिलेगा, में से भी डिस्काउंट मिलेगा। ये कब बोली गई, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत ये बात बोली गई। कलेक्टरों की नियुक्ति की जाती है, कितने कलेक्टरों की नियुक्ति की जाती है, 35, यानी कि 35। समझ में आई बात आपको? नो। अब देखिए आगे क्या होता है। आगे ये होता है कि किसान जो थे पहले कैसे निचड़े हुए थे, हाथ से निचड़े हुए थे, फिर उनको मशीन से निचोड़ दिया, ठीक है, यानी कि उनके पास कुछ नहीं रहा। 9/10% लगान वसूली हो रही थी, यानी कि 10 बोरी खेत में हुई, 9 बोरी अंग्रेज ले गए। एक बोरी में क्या करें बताओ, वो 9/10 का मतलब क्या है, 1 बीघा जमीन में 10 बोरी गेहूं हुआ, और उसमें से 9 बोरी चला गया टैक्स में, 1 बोरी में बेटा पूरी जीवन भर खाते रहो। ये हालत थी इनकी। अब देखिए आगे क्या होता है। फिर भी कंपनी को क्या लगा, फिर भी कंपनी को ऐसा लगता है कि जो शासन व्यवस्था है वो क्या चल रही है, अभी भी अंग्रेजों के पूर्ण नियंत्रण में नहीं है। और जब अंग्रेजों के पूर्ण नियंत्रण में व्यवस्था नहीं है तो इसमें क्या है, वापस से सुधार करने की आवश्यकता है। और इसमें सुधार लाने के लिए कुछ और परिवर्तन किए जाएं या फिर और कोई नई व्यवस्था अपनाई जाए। तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के बाद इसके अलावा रैयतवाड़ी व्यवस्था लाई जाती है, और रैयतवाड़ी व्यवस्था के पश्चात महलवाड़ी व्यवस्था लाई जाती है। तो महलवाड़ी, रैयतवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है वो इस प्रकार की होती है, ठीक है। समझ में आई आपको बात? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।